बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इस यूनिट का आज फर्स्ट लेक्चर है, पहला ही लेक्चर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमने डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है और इसके कवानीन लाज क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द लाइट, लाइट है क्या, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, लाइट का किसी जगह से टकराना, टकरा के वापस मुड़ना। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसका अपने असल रास्ते से हट जाना। फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का टकरा के वापस आ जाना सेम मीडियम में। और इसी तरह हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म में ये जो लाइट्स हैं ये किस तरह स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। मज़ीद हम देखेंगे लेंसेज क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हम कैसे देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे जो लाइट्स रोशनी के हवाले से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि हम देखते कैसे हैं, कोई भी चीज़ आपको कैसे नज़र आती है। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। अब रोशनी की ज़रूरत हमें कहाँ पे होती है, जहाँ हम खड़े हैं या जहाँ चीज़ पड़ी है। यकीनन आप अगर अंधेरे में भी खड़े हैं लेकिन जिस जगह वो चीज़ पड़ी है जिसे आप देखना चाह रहे हैं वहाँ लाइट रोशनी मौजूद है तो आप उसे देख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम देखते कैसे हैं, जिस जगह पे वो चीज़ पड़ी है अगर वहाँ पे रोशनी स्ट्राइक कर रही है तो रोशनी वहाँ पे जाके टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। रोशनी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। जब रोशनी वहाँ से टकरा के आपकी आइज़ की तरफ, आंखों में आएगी तो वो चीज़ आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि आप बाहर किसी लॉन में, किसी गार्डन में गए, वहाँ पे आपने एक फ्लावर फूल देखा। कैसे देख पाए आप? रोशनी सूरज की वहाँ तक, इस फूल तक पहुँची। इस फूल से ये जो रोशनी है किसी एक तरफ नहीं, चारों तरफ फैलना शुरू हो गई, बिखरना शुरू हो गई। आपकी साइड पे भी कुछ आई, जो इससे टकरा के आपकी आंखों में पहुंची, उसका इमेज आपकी आंखों में बनना शुरू हो जाएगा। किसी और साइड पे कोई और बंदा खड़ा होगा, उसकी आंखों में भी पहुंचेगी, उसे भी वो एट ए टाइम दिख रहा होगा, सेम वक्त में उसे भी दिख रहा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आके रोशनी टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी और वापस जाके आपकी आंखों तक पहुंच गई तो आप उसे देख लेंगे। इसी तरह जब आप बुक से रीडिंग कर रहे होते हैं, बुक से पढ़ रहे होते हैं, तो आप कैसे देख पाते हैं? जब रोशनी आके इससे टकराती है, बुक से, लैंप है, सनलाइट है, जो भी रोशनी वहाँ पे मौजूद है वो टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी आपकी आंखों की तरफ और आप उसे देख लेंगे। अच्छा, ये बात आप जहन में रखिएगा, जो चीज़ें आपको ब्लैक नज़र आ रही होती हैं दर हकीकत आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे होते। क्यों? ब्लैक कलर तमाम की तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्शन करता ही नहीं है। जब ब्लैक कलर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आपकी तरफ आएगी ही नहीं, आंखों की तरफ आएगी ही नहीं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। जब वो नज़र नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि ये चीज़ ब्लैक है। ये ऐसे ही है, जब रात के वक्त अंधेरे में आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। जब आपको कुछ भी नज़र नहीं आता तो आपको उस वक्त भी ब्लैक नज़र आ रहा होता है, स्याह स्याह कलर नज़र आ रहा होता है। तो यही काम पेज पे होता है कि पेज पे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो दर हकीकत ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे नज़र नहीं आता, तो इसलिए आपको लगता है कि ये वाले वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं। फर्दर नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नोयत क्या है, रोशनी किस किस्म की चीज़ है, क्या चीज़ है। सबसे पहले न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी पेश की। उसके मुताबिक उसने कहा कि जो लाइट है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कुलस। इससे क्या मुराद है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। और उसने कहा कि ये जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है विद द फाइनाइट वेलोसिटी। इसके बाद 1700 में लाइट के बारे में ना दो थ्योरीज पेश की गई, पार्टिकल और वेव नेचर, यानी एक पार्टिकल नेचर की और एक वेव नेचर। जैसे आप देख रहे हैं इस एनिमेशन में, दोनों तरफ के जो लोग हैं, पार्टिकल नेचर वाले और वेव नेचर वाले, दोनों के पास अपने अपने आइडियाज़ हैं, दोनों के पास अपने अपने प्रूफ हैं। तो दोनों अलग अलग पेश करते हैं।
कुछ कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर थी, कुछ कह रहे थे वेव नेचर थी। अब ये पार्टिकल और वेव नेचर से मुराद क्या है? वेव थ्योरी जो है वो सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रूव की, बनाई। उसने कहा कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वजह से लाइट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द नेचर। बाद में थॉमस यंग ने इसे प्रूव किया। किस तरह से? उसने प्रूव किया इस तरह से कि उसने कहा कि जो लाइट है इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी है, रिफ्रैक्शन भी है, बाज़ जगहों पे ये डिफ्रैक्ट भी हो रही होती है, चूँकि तमाम की तमाम वेव्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो चूँकि लाइट में भी ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो इसलिए लाइट है वेव नेचर की हामिल। इसी तरह बाद में प्लांक्स ने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो लाइट है, रोशनी है, ये कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, छोटे छोटे ज़र्रों पे मुश्तमिल होती है। और लाइट जो है वो पार्टिकल के नेचर के लिहाज से होगी, यानी लाइट की नेचर क्या होगी? पार्टिकल नेचर। उसने इसे कैसे प्रूव किया? उसने इस तरह से कहा कि जब किसी भी मेटल पे जब रोशनी पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब भी किसी मेटल पे सनलाइट रोशनी टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट होते हैं। उसने कहा कि ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं इनका नाम है फोटोन, और इस वजह से लाइट होगी पार्टिकल इन नेचर। अब आप किस ग्रुप में लड़ेंगे? यानी जैसे ही आप इस पहले वाली वीडियो में देख रहे थे, क्या आप भी लड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या कहा जाता है? आजकल कहा जाता है कि लाइट है डुअल इन नेचर, दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, वेव की भी और पार्टिकल्स वाली भी। कुछ जगहों पे लाइट जो है वो पार्टिकल्स की शक्ल में बिहेव कर रही होती है, कुछ जगहों पे वो वेव की शक्ल में। तो आपको खैर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये जहन में रखना है कि आजकल जो है वो लाइट के बारे में डुअल नेचर की थ्योरी इस्तेमाल होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आप देख रहे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, तीन बच्चे कर रहे हैं। एक बच्चे के हाथ में टॉर्च है, दूसरे बच्चे के पास एक मिरर है और तीसरा वैसे ही खड़ा है। टॉर्च वाले बच्चे ने जब मिरर पे रोशनी फेंकी तिरछी करके सम एंगल के साथ, तो वो रोशनी मिरर से टकराई और टकरा के उस बच्चे की शर्ट पे फोकस कर रही है। ये एक्टिविटी आपने भी आज घर में करके देखनी है। किसी आप डार्क रूम में चले जाएं जहाँ पे कोई रोशनी ना हो, दरवाज़ा बंद करके पर्दे वर्दे, टार्च घरों में आम ही होती है, मोबाइल में भी होती है। तो वहाँ पे आपने सेंटर में एक किनारे पे आपने खड़े होना है, सेंटर में एक मिरर लगा देना है, आपने रोशनी उस मिरर पे फोकस करनी है। तो आप देखेंगे कि रोशनी दूसरी तरफ जा रही है। तो ये जो लाइट का किसी चीज़ से टकराना और टकरा के मुड़ना, इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस अमल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या करेगी? इनकमिंग लाइट आएगी, जैसे कि अब आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, आके मिरर से टकराएगी। ये जो आने वाली लाइट है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, वाक़या होने वाली शुआ। ये यहाँ से आके टकराएगी और टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। तो इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट्स आके टकराए, टकरा के वापस चली जाए। अब जब ये लाइट आके टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी तो ये जो आने वाली रेज है इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, वापस मुड़ने वाली रेज को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। यानी आने वाली रेज को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, वापस जाने वाली रेज को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दरमियान में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, अमूद गिरा लें, यानी 90 के एंगल पे एक लाइन खींच लें, तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाले ज़ाविये को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन ए सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब एक मीडियम में से आते हुए लाइट किसी दूसरे मीडियम पे टकराती है, पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, इसका कुछ हिस्सा वापस मुड़ जाता है। ये जो अमल है वापस मुड़ने वाला, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कवानीन, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था कि आपने ये एक्टिविटी करके देखनी है कि आपने टार्च की रोशनी से मिरर पे फेंकेंगे,
आप देखेंगे जिस एंगल पे आपकी टार्च की रोशनी जा रही है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पीछे को चली जाएगी। आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में वाक़ होंगे, यानी ऐसे एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में। ये नहीं होगा कि किसी दूसरी साइड में चले जाएं। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा बिल्कुल आसान है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आज अजीज़ तुलबा हमने डिस्कस किया टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 में ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने रीड आउट करना है। ये फिज़िक्स ऑफ लाइट ये आपने रीड आउट करके अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। फिर ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इस पैराग्राफ में से आपने चीज़ें याद करनी है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, ये मैंने ऊपर करके लिख भी दी, आप अपने लफ्ज़ों में कर सकते हैं। द रे ऑफ लाइट फॉल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रोशनी की शुआ जो एक मीडियम से जा रही है टकराने के लिए दूसरे मीडियम की तरफ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अपने लफ्ज़ों में आप कर सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मीन्स जस्ट परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। फिर बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 5 डेफिनेशंस आपने करनी है, अपने लफ्ज़ों में कर लीजिएगा। फिर ये डायग्राम भी आप बनाएंगे और आप डेफिनेशन याद करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन कुछ बातें दी हुई हैं, इन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा, MCQs के लिए जहन में रखिएगा। बस याद करके लिखना आपने क्या है, ये जो आपको डेफिनेशनें बताई हैं वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, लॉज और रिफ्लेक्शन वाली डायग्राम, इतना सा काम आपने लिखना है। बाकी आपने रीड आउट करके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए है। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।